पहले इस चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हमारे पास में एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि प्रॉफिट अर्न करती है, प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है सर, दो टाइप की हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक प्रॉफिट अर्न करती है और दूसरा क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम सारे के सारे काम सिर्फ मनी मोटिव के लिए नहीं करते। हमारा अर्निंग मनी ही सिर्फ मोटिव नहीं होता हर ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ और भी मोटिव होते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी हमारा मोटिव होता है कभी कभी। जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि अभी मैं यंग हूं और मैं आपको टीचिंग करके कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूं, तो ये क्या प्रॉफिट अर्निंग के लिए हो रहा है। लेकिन अगर कुछ सालों बाद मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं, जब मेरा बुढ़ापा आ जाता है, तो मैं क्या करता हूं, उस टाइम पे किसी मंदिर के बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, तो मंदिर के बुक्स ऑफ अकाउंट हैंडल करने लग जाता हूं, या किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाकर के अपनी सर्विसेज देता हूं, चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाकर के अपनी सर्विसेज देता हूं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था, तो मैं वहां के अकाउंट्स डिपार्टमेंट को संभाल सकता हूं। अच्छा जी, अब बात यहां पे ये आती है कि हमारे पास में सारे के सारे काम सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं होते, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी कुछ चीजें होती हैं। तो सर यहाँ पे हमारे पास में दो टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन देखने को आती हैं। ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता है, ठीक है सर, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं होता, मोटिव नॉट अर्निंग प्रॉफिट्स। अब सर जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता है, वो प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ अकाउंट्स बनाते हैं, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं। कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं वो? लास्ट ईयर 11th क्लास के अंदर हमने देखा कि वो कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं। सर वो बनाते हैं अपने पास में ट्रेडिंग अकाउंट, सर वो बनाते हैं अपने पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। न केवल प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करते हैं, बल्कि अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए वो बैलेंस शीट भी बनाते हैं, बैलेंस शीट भी बनाते हैं। अब यहाँ पे लिखा तो हुआ है कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको प्रॉफिट्स होंगे नहीं। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, मैंने यहां लिखा हुआ उसका मोटिव नहीं है प्रॉफिट अर्न करने का, लेकिन उसको प्रॉफिट्स हो सकते हैं, होंगे, और ये ठीक भी है, अपनी जगह ठीक है। मान लीजिए मैंने एक एनजीओ खोल लिया, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोल ली, एक मान लीजिए हॉस्पिटल खोल लिया। अब हॉस्पिटल खोल के मैंने क्या किया, मैंने ना सस्ती दवाइयां मंगाना शुरू कर दिया कि भाई मेरे पास में जो है दवाइयां मैंने मंगाना शुरू कर दिया, और अपने पास से पैसे लगा करके मैं लोगों का इलाज कर रहा हूं। और ऐसा करने वाला मैं इकलौता इंसान नहीं हूं, मेरे साथ में आप चारों भी जुड़ गए, आप भी जुड़ गए। अब हम सब मिलकर के सेवा भाव के लिए काम कर रहे हैं। अब अगर ऐसे ही चलता रहा कि हम अपने हाथ से सिर्फ लुटाते रहे, यानी कि सेवा करते रहे, तो एक दिन क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ना सर ताला लग जाएगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन फर्दर आगे सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारे को ये करना पड़ता है कि हम सर्विसेज देते रहे, इसके लिए जो सोर्सेज हमारे पास में आ रहे हैं और उनका जो एप्लीकेशन हो रहा है, यानी कि कहां से आ रही हैं चीजें और कहां जा रही हैं चीजें, इसका सिर्फ हिसाब किताब रखना होता है हमारे, इसके सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होते हैं हमको। यानी कि सर मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट हैंडल करती है, क्यों? ताकि वो ये जान सके कि वो प्रॉफिट कमा रही है, लॉसेस कमा रही है। यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाती है सर, बिल्कुल बनाती है। क्यों बनाती है? प्रॉफिट जानने के लिए नहीं, ये जानने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि सर हमारा काम जो है ना ठीक तरीके से चलता रहे। हमारा ये काम, ये बिजनेस नहीं है, ये सर्विस सेक्टर है जो सर्व करने के लिए बना है। हमारा ये काम अच्छे से
चलता रहे, हम जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते रहें पब्लिक को। तो ये था इसके बारे में कुछ। अच्छा सर, अब जो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनको कि हम कहते हैं, तो ये भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है, ये भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती हैं। सर इनकी कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट होती हैं? सर ये बनाते हैं अपने पास में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा सर, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हमारे को क्या दिखाई देता है? सर हमारे को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर क्या दिखाई देता है? दिखाई देता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ कैश, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ कैश दिखाई देता है। नंबर 1 ये क्या बनाते हैं सर? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। सर मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है, बच्चे क्या कहते हैं? सर मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर कोई अकाउंट कैश की इनकमिंग या आउटगोइंग दिखाता है तो हम उसको कैश अकाउंट कहते हैं, क्योंकि ऐसा हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है। हाँ बिल्कुल सही फीलिंग आ रही है सर आपको, बिल्कुल सही फीलिंग आ रही है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ और नहीं है, कैश अकाउंट ही है। अरे सर इसका मतलब हमें कैश अकाउंट तो पहले से बनाना आता है, इसका मतलब हमारे पास में बहुत ही आसान हो जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना। टोटली 101%, 1% का भी इधर से उधर नहीं। जो कैश अकाउंट के अंदर जैसे होता है ना इनकमिंग और आउटगोइंग, वैसे ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर होनी है। ठीक है सर, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक अकाउंट मुझे पहले से आता है। सर दूसरा है हमारे पास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा सर, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या शो करता है? आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न पढ़ा और उसके अंदर आपने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाने सीखे ना? कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि अगर वो किसी को बहुत अच्छे से नहीं आते। सर लॉकडाउन में हम अच्छे से पढ़े नहीं थे, हमारे को उस चैप्टर में दिक्कत थी, कोई बात नहीं। उन सारी परेशानियों के लिए दिवाकर सर की बैकअप क्लासेस आपके साथ हमेशा है। मैं आपको क्लास 11th का भी अगर कोई चैप्टर छूटा हुआ है वो भी करवाऊंगा, अगर वो कोरिलेट करता है मेरे 12th क्लास के जितने भी सिलेबस है उससे कहीं। ठीक है सर, तो क्लास 11th के अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, यानी कि फाइनल अकाउंट जिसको कि हम प्यार से कहते थे, लास्ट चैप्टर था वो विद एडजस्टमेंट वाला। तो सर उसके अंदर हमने सीखे थे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप मेरे को ये बताइए कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या लिखते थे? सर हम लिखते थे इनकम्स और हम लिखते थे रिलेटेड एक्सपेंसेस। किसके एक्सपेंसेस? बिजनेस के एक्सपेंसेस और बिजनेस की इनकम्स, इसे ही रिकॉर्ड करते थे ना ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में। यस सर, तो बस अभी यहां पे मैंने क्या लिखा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? सर टू शो डेफिसिट और सरप्लस। डेफिसिट का क्या मतलब है सर? घाटा, यानी कि लॉसेस। सरप्लस का मतलब है सर प्रॉफिट्स। तो सर फिर हमने सबसे ऊपर ये क्यों लिखा हुआ है कि मोटिव इज नॉन अर्निंग प्रॉफिट, मोटिव नॉन अर्निंग प्रॉफिट, ये क्यों लिखा हुआ है अगर ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो? सर मोटिव तो था इसका कि वो प्रॉफिट अर्न ना करें, लेकिन अगर प्रॉफिट अर्न हो गए तो उसको कोई रोड पे थोड़ी फेंक देंगे। उन प्रॉफिट्स को भी हम कहां लगाएंगे? उन प्रॉफिट्स को भी हम सर्विसेज के अंदर लगाएंगे, सोसाइटी के लिए, अपने घर नहीं ले जाएंगे। ठीक है सर,
सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ठीक वैसे ही बनता है जैसे कि ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनते थे, ठीक वैसे ही बनता है। यानी कि डेबिट साइड पे हम क्या लिखते थे, सारे एक्सपेंसेस लिखते थे, और क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स लिखते थे। यहां भी यही होने वाला है सर, यहां भी यही होने वाला। ठीक जी, आगे चलते। नेक्स्ट है हमारे पास में सर बैलेंस शीट। जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न क्या बनाती थी, अपने बैलेंस शीट बनाती थी कि क्या एसेट्स हैं क्या लायबिलिटीज हैं। ऐसे ये भी अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं कि इनके पास कितने की बिल्डिंग है, क्या इनके पास, अब इनके पास बेचारों के पास में प्लांट एंड मशीनरी तो होती नहीं क्योंकि ये प्रोडक्शन थोड़ी कर रहे होते, लेकिन इनके पास बिल्डिंग होती है, लैंड होती है, तो वो उनके एसेट्स होते हैं। ठीक है, मान लो दवाइयों का कोई सप्लायर था, दवाइयों का सप्लायर मेरी लायबिलिटी नहीं है क्या, अगर वो मेरा क्रेडिटर है तो। गुड्स हैं, नॉट फॉर सेल, सेल के लिए नहीं है, लेकिन सर मैंने उनको खरीदा है जिससे उसको पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। तो इस तरीके से हमारे पास में यहां पे भी बैलेंस शीट बनाई जाती है, क्या देखने के लिए, सर ओवर ए टाइम पीरियड मेरे पास में कितने एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज हैं, टू शो एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये करते हैं सर हम। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल बिल्कुल मैच खाता है किससे, फाइनल अकाउंट चैप्टर के साथ में बिल्कुल वैसे ही बनेगा, सारा का सारा चीजें बिल्कुल वैसे ही बनेंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से किसी को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है जो मैंने अभी तक बताया। हमारे पास में किस तरीके से काम होता है सर, हमारे पास में किस तरीके से काम होता है, ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पे। सर ये एक मेरा इस तरीके से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है जी। और मैं इसको क्या कह सकता हूं सर, कैश अकाउंट भी कह सकता हूं। अब आप लोगों को मालूम है कि कैश अकाउंट के अंदर हमारे पास में डेबिट साइड पे क्या होता है सर, इनकमिंग ऑफ कैश, इनकमिंग ऑफ कैश, और क्रेडिट साइड पे क्या होता है सर, आउटगोइंग ऑफ कैश। यहां पे भी यही होता है। जैसे सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, यहां पे ओपनिंग में कैश अकाउंट के क्या लिखा हुआ होता है, टू बैलेंस BD ओपनिंग। अच्छा जी, अब मैंने क्या रिसीव किया, जो मैं रिसीव करूंगा वो मेरे पास में आ जाएगा। जैसे एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हूं तो मुझे कुछ डोनेशंस मिलेंगी, मानते हो, हाँ सर आपको डोनेशंस मिलेंगी, ठीक है। यानी कि लोग आकर के मुझे कुछ पैसे दे करके जाया करेंगे कैश में, तो वो डोनेशंस, डोनेशन की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, ठीक है जी। और कुछ सब्सक्रिप्शन, सर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मेरे मेंबर्स होते हैं, मेरे पास में मेंबर्स होते हैं, जैसे मैं एक मेंबर हूं ऐसे और भी मेंबर्स होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास ना एक मेंबर्स होते हैं। जैसे आपकी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन होती है ना, तो वो क्या कहती है आपको, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन कहती है कि हम आपको स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन की फैसिलिटी दे रहे हैं, तो इनको हमें पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, हमें सब्सक्रिप्शन दीजिए। यानी कि वो कहते हैं कि आप हर महीने एक मंथली चार्जेस के वे में जो हमें अमाउंट देंगे उनको क्या कहते हैं बेटा, सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो सब्सक्रिप्शन की इनकमिंग होगी, मेरे यहां पे लिख दिया जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से और बहुत सी चीजें, मान लीजिए मैंने क्या किया, कोई ओल्ड फर्नीचर पड़ा हुआ था, उसकी मैंने सेल कर दी, टू सेल फ्रॉम ओल्ड फर्नीचर।
कुछ फर्नीचर मेरे पास में पड़ा हुआ था। तो इस तरीके से मेरे पास में जो इनकमिंग ऑफ कैश होती है ना, वो कहां लिखी जाती है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। और सर क्रेडिट साइड पे आउटगोइंग ऑफ कैश, मान लीजिए मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे कर दिए, मान लीजिए मैंने कोई रेंट पे कर दिया, मान लीजिए मैंने कोई बिल्डिंग परचेज कर ली, ठीक है जी, मान लीजिए मैंने कोई फर्नीचर परचेज कर लिया, ठीक, ओके। तो इस तरीके से कुछ खर्चे मेरे पास में क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। मान लीजिए मैंने अपने स्टाफ को कोई सैलरी दी। अब सर स्टाफ क्या है, स्टाफ है, अगर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक क्या है, हॉस्पिटल है, उसके अंदर मेरे को डॉक्टर्स तो रखने पड़ेंगे ना, मेरे को नर्सिंग स्टाफ तो रखना पड़ेगा ना, तो उनको सैलरी नहीं दूंगा क्या? बिल्कुल दोगे सर। वो लोग थोड़ी आए हैं धर्म काम करने के लिए, वो तो बस आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन सैलरी तो वो आपसे लेंगे। तो इस तरीके से बहुत से खर्चे मेरे पास में इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होते हैं, ठीक है जी, बहुत से खर्चे होते हैं और बहुत सी मेरे पास में क्या होती हैं, रिसीट्स होती हैं, यानी कि जो मेरे को प्राप्त होती है। अब जो बैलेंस बच जाता है उसको हम कहते हैं बाय बैलेंस सीडी। डन। ये अब क्या दिखाई दे रहा है आपको? सर ये तो कैश अकाउंट है, बिल्कुल कैश अकाउंट है, ये तो हमें आता है सर। अच्छा जी, चलो बात खत्म। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हुआ। इसकी एक इंपॉर्टेंस फीचर देखते हैं हम लोग, और वो लिखेंगे भी हम लोग उसको लिखेंगे भी। सर इसके फीचर क्या है, इसके फीचर क्या है, कैश अकाउंट के अंदर या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस कैसे आती हैं? तो हम सबसे पहले लिखते हैं सर, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन receipt and payment account only on cash basis, है ना जी। कैश अकाउंट के अंदर वही आएगा ना जो एक्चुअली ट्रांजैक्शन कैश को इफेक्ट करके गई होगी। अगर किसी ट्रांजैक्शन ने क्रेडिट पे काम किया है, कैश को इफेक्ट ही नहीं किया, तो वो ट्रांजैक्शन ही नहीं आएगी। नंबर 2, चाहे इसके अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट cover all the transaction having revenue nature और कैपिटल नेचर। सर रेवेन्यू नेचर क्या होती है? ऐसी ट्रांजैक्शन जो 12 महीने के अंदर अंदर की जाती है दोबारा से, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जैसे सैलरी की पेमेंट हो गई। कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? जो वंस इन ए वाइल की जाती है, 5, 6, 7, 10 सालों के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल। कौन सा नेचर है सर ये? सर ये नेचर है रेवेन्यू, रेंट रेवेन्यू नेचर का। बिल्डिंग, सर बिल्डिंग जो है वो कैपिटलाइज नेचर की। फर्नीचर कैपिटलाइज नेचर का। सैलरी सर रेवेन्यू नेचर। बात समझ में आई? तो हमारे को दिखाई दे रहा है। और ऐसा सिर्फ पेमेंट्स के साथ ही नहीं है, ऐसा इनकमिंग ऑफ कैश के साथ में भी है जो हमने रिसीव किया। तो सर हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास में 2 इंपॉर्टेंट फीचर हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के मिले। मतलब कि ट्रांजैक्शंस यहां तक कि सिर्फ लिमिटेड नहीं है, लेकिन हमें आज ज्ञान हो गया कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर क्या आता है। सर ऐसी ट्रांजैक्शन जो सिर्फ कैश में होती है, और नंबर 2, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो, चाहे वो कैपिटलाइज नेचर की हो, ये सारी की सारी रिसीट क्या नाम है अपने पास में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आएंगी। क्या ये बात मैंने आज ही बताई है आपको? नहीं सर, ये तो हमें क्लास 11 के अंदर चैप्टर 6 में कैश अकाउंट बनाने में ही पता लग गई थी। डन। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछिए।
बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, कोई दिक्कत जवाब नहीं दो। अगर होगी भी दिक्कत तो मेरे को पूछना है आपने कि सर मेरे को ये पॉइंट समझ में नहीं आया। इसके बाद में बच्चों क्या होता है, सेकंड अकाउंट जो हमारे पास में होता है वो क्या होता है सर, वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आता है, डेबिट साइड पे सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स आते हैं और क्रेडिट साइड पे सारी की सारी इनकम्स आती हैं। यही होता है ना ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में। हाँ सर यही होता है। अच्छा जी, अब इसकी भी कुछ बातें जान लेते हैं। नंबर 1 क्या है इसके बारे में, इसके बारे में नंबर 1 ये है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस आएंगी जो कि रेवेन्यू नेचर की होंगी। तो लिखिएगा ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस covered only revenue nature transaction. Number 2, transactions only on accrual basis. इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ सेकंड वाले पॉइंट का, सेकंड वाले पॉइंट का मतलब क्या हुआ सर, सेकंड वाले पॉइंट का मतलब ये हुआ कि कैश अकाउंट के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शंस आ रही थी जो कैश से रिलेटेड थी। इसका मतलब पिछले कुछ सालों से हमने अपने सप्लायर को पैसे नहीं दिए थे, इस साल हमने उसके सप्लायर यानी कि लास्ट ईयर के पैसे सप्लायर को हमने इस साल दिए, तो वो ट्रांजैक्शन कहां आएगी सर, कैश अकाउंट के अंदर आएगी। लेकिन क्या ऐसी ट्रांजैक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी क्या, नहीं सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि वहां पे ट्रांजैक्शंस आती हैं सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड। अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या है सर, करंट ईयर बेसिस मींस ट्रांजैक्शंस related to current year only. इस साल से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन ही केवल क्या नाम है हमारे पास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर दिखाई देगी, बाकी नहीं आएंगी सर, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है सर, जब तक ना लिखा हो कि कैश अकाउंट के अंदर, कैश अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, हम क्या मानते हैं सारी ट्रांजैक्शंस करंट ईयर से रिलेटेड है। और कहां लिखा हुआ होगा ये सर, ये लिखा हुआ होगा एडजस्टमेंट्स के अंदर कि दिस ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू करंट ईयर और नॉट। ओके, तो अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर दो चीजें देखनी है हमें, एक तो रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन आएगी, कैपिटलाइज नेचर की नहीं आएगी, और नंबर 2 सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस आएंगी, पास्ट ईयर्स की या फिर नेक्स्ट ईयर की ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी। डन, तो अब देख लेते हैं। और एक बात मैंने और बोली, जब तक ना लिखा गया हो कि दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर और फ्यूचर ईयर, वी विल एज्यूम दैट द ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू करंट ईयर। ओके, अब देखिएगा एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स करंट ईयर से रिलेटेड है और रेवेन्यू नेचर के हैं। ये क्या है सर, सर ये रेवेन्यू नेचर के हैं। तो रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस आती हैं, ये क्या थे हमारे पास में, एक्सपेंसेस थे, ये एक्सपेंसेस की लिस्ट थी ना जो हमने खर्च किया था,
तो एक्सपेंसेस की लिस्ट में से एक्सपेंसेस कहां आ जाएंगे, एक्सपेंसेस साइड आ जाएंगे। तो मैं क्या लिख दूं यहां पे, मैं लिख दूं सर टू इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। यानी कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसको देख करके बनाया जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को देख करके बनाया जाएगा। क्वेश्चन में आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक सर, तो टू इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हमने लिख दिया, रेवेन्यू नेचर का है। उसके बाद हमने लिखा सर टू रेंट, ये भी सर रेवेन्यू नेचर का है, लिख दिया हमने। बिल्डिंग रेवेन्यू नेचर की नहीं है सर, कैपिटलाइज नेचर की है, तो ये नहीं लिखेंगे। फर्नीचर कैपिटलाइज नेचर का है सर, बहुत सालों के लिए खरीदा है, तो नहीं लिखेंगे इसे भी। सैलरी हाँ रेवेन्यू नेचर की है, तो मैंने यहां क्या लिख दिया, टू सैलरी, ये सैलरी मैंने यहां लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब बैलेंस सीडी के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये तो कैश का बैलेंस है, और ओपनिंग कैश के बैलेंस के बारे में हमें कुछ सीखना नहीं है। क्यों, ना तो ये कोई एक्सपेंस है, ना ही ये कोई इनकम। कैश के बैलेंसेस हैं ये हमने कहीं से कमाए थोड़ी हैं, ये तो बचे हुए हैं। पहले वाला पिछले साल से बच करके आया था, और लास्ट वाला इस साल में से बच गया है। ठीक है सर। अच्छा, अब हम देखेंगे सर इनकम साइड पे क्या लिखूं। तो इनकम साइड के लिए ना मैं इनकमिंग ऑफ कैश को देखता हूं, इस साइड को देखता हूं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड। कैसे सर, बैलेंस बीडी को छोड़ दो, ये कोई इनकम नहीं है। बैलेंस बीडी और सीडी ना इनकम है ना एक्सपेंस। ठीक है सर। डोनेशंस, हाँ सर डोनेशन मेरी इनकम है, और डोनेशन मेरे को रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। अभी जब आगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे ना, अभी और पढ़ेंगे जब इसके बारे में, तो डोनेशन के बारे में और डेप्थ में बताऊंगा। तो यहाँ पे डोनेशन क्या है सर, रेगुलर टाइम पीरियड पे मिलती रहती है। तो डोनेशन क्या है सर, सर रेवेन्यू नेचर की है, टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया सर, बाय डोनेशन, बाय डोनेशंस। कितने की डोनेशंस थी, जो भी थी। अच्छा, सब्सक्रिप्शन, जैसे मैंने कहा रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन हर मंथ में आपसे सब्सक्रिप्शन लेती है ना, तो ये क्या है सर, ये रेवेन्यू नेचर की। तो मैंने इसको कहां लिख दिया, यहां लिख दिया इनकम मान करके। यहां पे इस अकाउंट के अंदर सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स आनी, तो मैंने यहां क्या लिख दिया सर, सब्सक्रिप्शन लिख दिया। लीजिए, नेक्स्ट है सेल फ्रॉम ओल्ड फर्नीचर। सेल फ्रॉम ओल्ड फर्नीचर हमारी कोई इनकम नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं, मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं कि सर जिसको हमने बेचा उस फर्नीचर की बुक वैल्यू जो थी वो थी 5,000, और उसको हमने बेचा, सोल्ड फॉर सर 7,000, 7,000 रुपए में हमने इसको बेच दिया। तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट क्या है, हमारी इनकम है। प्रॉफिट क्या है, हमारी इनकम है। तो हमने कहां पे लिख दिया सर, यहां पे इधर लिख दिया, बाय प्रॉफिट ऑन ओल्ड फर्नीचर। बाय प्रॉफिट ऑन ओल्ड फर्नीचर कितने का सर, 2,000 रुपए। अच्छा जी, अब ये अकाउंट हमारा हो जाता है कंप्लीट, और फिर बैलेंसेस आ जाते हैं। अगर डेबिट साइड पे आ गया तो हम बोलते हैं सरप्लस, जैसे कि नेट प्रॉफिट आता था। और अगर क्रेडिट साइड पे आ गया तो हम सर बोल देंगे डेफिसिट, यानी कि लॉसेस। डेफिसिट का मतलब क्या है, लॉसेस, और सरप्लस का मतलब क्या है सर, प्रॉफिट्स। और यही तो हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट के अंदर भी ऐसा ही होता था। जबकि हम देखते हैं कि ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट, दो अकाउंट वहां पे हमें बनाने पड़ते थे, अब सिर्फ हमारे को एक अकाउंट बनाना पड़ रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
हाँ जी बेटा, आपको कोई पॉइंट इसमें पूछना है क्या, बताइए। जो हमने सेल किया फर्नीचर का, वो सर कैपिटल नहीं होगा नेचर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, मैं आपको वही समझा रहा था। अब देखिए, इस पॉइंट को अलग से समझ लेते हैं, इस पॉइंट को सर अलग से समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपके पास में क्या होता है, आपके पास में होता है सर ओल्ड फर्नीचर। और सर फर्नीचर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि फर्नीचर जो होता है वो लॉन्ग टाइम पीरियड का होता है, ठीक है। लेकिन आपने फर्नीचर आपका ओल्ड हो चुका था और उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, उसकी बुक वैल्यू थी सर 5,000 रुपए। मैंने 5,000 नहीं लिखे सर, क्योंकि 5,000 जो वैल्यू है ना वो कैपिटलाइज नेचर की है, मैंने 5,000 नहीं लिखे। मैंने तो इसकी सेल वैल्यू भी नहीं लिखी। इसकी सेल वैल्यू कितनी थी, सेल वैल्यू थी 7,000, मैंने वो भी नहीं लिखी, क्योंकि वो तो कहां जाएगी, वो तो कैश है, ये कैश है, ये क्या है सर, कैश है, तो ये कैश अकाउंट में जाएगा। और ये बुक वैल्यू है, ये कैपिटल नेचर की है, तो ये कहां पे होगी, ये सर बैलेंस शीट में होगी, है ना। मैंने ये दोनों वैल्यूज ही नहीं लिखी, मैंने तो क्या लिखा है सर, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप मेरे को एक बात बताओ कि जो प्रॉफिट ऑन सेल होता है, जो प्रॉफिट ऑन सेल होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट ऑन सेल का मतलब क्या है सर, इनकम है, ये इनकम है कि नहीं है, हाँ सर इनकम है। अब इनकम जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगी तो कहां जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज आप क्या सोच रहे हैं कि सर ये कैपिटलाइज नेचर की इनकम है। हमारे पास बेटा ध्यान से देखना, क्लास 11th के अंदर दो तरह की चीजें होती थी, एक तो होते थे सर एक्सपेंस और एक होती थी सर इनकम। एक्सपेंस दो तरीके के होते थे, एक तो होते थे सर डायरेक्ट और एक होते थे सर इनडायरेक्ट। एक होते थे डायरेक्ट और एक होते थे सर इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते थे, रिलेटेड टू फैक्ट्री, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। और इनडायरेक्ट क्या होते थे, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन यहां पे ये एक्सपेंस की बात नहीं है, ये इनकम की बात है। अब इनकम है ना सर, हमारे पास दो तरीके की होती थी। इनकम ऐसी चीज से होती थी जिसके अंदर की हम डील कर रहे होते थे, फ्रॉम सोर्स इन विच बिजनेस डील्स, यानी कि जिसका हम व्यापार कर रहे होते थे। और दूसरी इनकम कौन सी होती थी, अदर्स, यानी कि अदर देन बिजनेस, जैसे कि डिविडेंड रिसीव हो गया, जैसे कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट आ गया, जैसे कि रेंट रिसीव कर लिया। अब यहां ना बहुत सारे टीचर पता है इनकम को भी क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नहीं होती सर, नहीं होती सर, इनकम दो तरीके की होती है, रिलेटेड टू बिजनेस या फिर अदर्स। अच्छा जी, अब यहां पे ये जो एसेट है, ये जो एसेट है इसके ऊपर जितने भी प्रॉफिट्स हुए हैं ये इस साल के प्रॉफिट्स हैं, और इसको हम अपने सरप्लस के अंदर कंक्लूड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने सारी इनकम और सारे एक्सपेंसेस के लिए लिया था। अगर एक मिनट के लिए कैपिटलाइज मान करके हम इसको बैलेंस शीट में ले जाते हैं, अगर हम इसको कैपिटलाइज मान करके इसको बैलेंस शीट में ले जाते हैं, तो आप एक बात बताइए, क्या आपने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन चैप्टर के अंदर यानी कि फाइनल अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट में कभी भी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर देखा एज एन एसेट?
नहीं देखा, क्योंकि सर एसेट वो होते हैं, एसेट वो होते हैं जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं, जबकि सर ये जो बेनिफिट हुआ है हमें, ये आज हुआ है, इस ईयर का है, अगले साल कंटिन्यू नहीं होगा। तो सर इसको हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। बताइए सर, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। बोलो बच्चों। चले फिर आगे। यस सर। इसको रब कर देता हूं। अच्छा बेटा, अब जब मैं बात करता हूं ना एक्सपेंडिचर्स की, तो इनके जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना, ट्रांजैक्शंस ऑफ इनकम सॉरी ट्रांजैक्शंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्सपेंसेस हैं और जो इनकम्स हैं। सर एक्सपेंसेस जो है ना वो बिल्कुल सेम है, मुबारक हो, आपका आधा काम खत्म हो गया। सेम एज इन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स यहां पे भी होते हैं, रेंट यहां भी पे किया जाता है, स्टाफ को सैलरी यहां भी दी जाती है, हर जगह दी जाती है। हाँ, यहां पे कोई बैड डेट्स नहीं होते, यहां कोई बैड डेट्स नहीं होते, क्योंकि हम उधार पे सामान थोड़ी बेच रहे हैं। जब हम अपने डेटर्स ही नहीं बनाएंगे, जब हम अपने डेटर्स ही नहीं बनाएंगे तो बैड डेट्स कहां से होंगे? यहां पे बैड डेट्स नहीं देखे जाते। लेकिन जितने भी एक्सपेंडिचर फाइनल अकाउंट के अंदर आपने पढ़े हैं क्लास 11th में, वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर यहां पे भी होते हैं। अच्छा सर, इनकम ये सर टोटली डिफरेंट होती है, टोटली डिफरेंट होती है। क्यों टोटली डिफरेंट होती है? वहां पे इनकम क्या होती है फाइनल अकाउंट के अंदर, यानी कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या इनकम होती है? सर सेल्स होती है। क्या ये सेल्स करते हैं? नहीं सर, तो सेल्स नहीं होगी यहां पे। अच्छा सर, क्या ये डेटर से क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसीव करते हैं? हाँ, वो ये कर सकते हैं, उतना तक हो सकता है कि हमारा कोई सप्लायर हो, उसने हमें डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर कुछ चीजें दे दी हैं। अच्छा सर, क्या ये डिविडेंड रिसीव करते हैं किसी से? क्या ये इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरी कंपनीज में? नहीं सर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते। क्या ये कभी रेंट रिसीव करते हैं? नहीं सर, ये रेंट भी रिसीव नहीं करते, ये तो सिर्फ अपना काम करते हैं, ये तो सिर्फ सेवा कर रहे हैं। तो इन लोगों की जो इनकम के सोर्सेज है ना वो बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल अलग, एकदम अलग, एंटायरली डिफरेंट। अब हमें पढ़ना है कि ये कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, तो हम लिखेंगे सर सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ। और इसे थ्योरी मत समझना, क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल का बेस है। ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सर सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना? सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मींस अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम
members on regular basis. ठीक जी। अब सब्सक्रिप्शन इसका एक सोर्स है, और ये क्या है, इसका नेचर क्या है सर? रेवेन्यू नेचर है, और रेवेन्यू नेचर है तो कहां आ जाएगा सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा, इनकम साइड। ठीक सर, ओके। दूसरा है सर हमारे पास में डोनेशन। अब ये डोनेशंस को अच्छे से समझ लेना, बहुत प्यार से समझाऊंगा। डोनेशंस है सर हमारे पास में दो तरीके की। एक तो स्पेसिफिक। स्पेसिफिक डोनेशन सर ये क्या होता है? स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है बताइए। अगर मैं आपको कोई डोनेशन देता हूं, मान लीजिए आप एनपीओ हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले 1 लाख रुपए या 10,000 रुपए, और मैंने क्या बोला, आप इस काम से, आप इस पैसे से अपनी बिल्डिंग बनवाइए, या फिर आप इस पैसे से कोई एक्सरे मशीन खरीदिए, कोई सीटी स्कैन की मशीन खरीदिए। स्पेसिफिक काम साथ में बता दिया मैंने। मतलब मैंने क्या बता दिया, आपने ही वो फंड बना रखा था। आपने बोला, मेरे पास में आए, आपने बोला कि मेरे को डोनेशन चाहिए। मैंने कहा अच्छा डोनेशन चाहिए, तो मैंने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला, तो आपने पता है क्या कहा मुझे? सर डोनेशन हमारे को चाहिए क्योंकि हमारे को सीटी स्कैन की एक मशीन खरीदनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि हम गरीबों का सीटी स्कैन कर सकें फ्री में। मैंने कहा अच्छा अच्छा, तो मैंने 10,000 रुपए निकाल करके दी। तो अगर डोनेशन के साथ में उसका पर्पस लिखा हुआ है तो वो क्या है? स्पेसिफिक डोनेशन। और अगर पर्पस नहीं लिखा हुआ तो वो क्या है सर? जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन है। अब देखो इसी के अंदर इसका नेचर भी छुपा हुआ है। स्पेसिफिक डोनेशन किस काम के लिए ली जा रही थी? सीटी स्कैन मशीन के लिए या बिल्डिंग के लिए। सीटी स्कैन मशीन या बिल्डिंग 2 दिन में खराब हो जाती है क्या? नहीं सर, लंबी चलती है, कैपिटलाइज नेचर की है ना। यानी कि इस डोनेशन से हम क्या चीज बनाएंगे? कैपिटलाइज नेचर की चीज बनाएंगे। तो ये डोनेशन कौन से नेचर की हो गई सर? कैपिटलाइज नेचर की हो गई, यानी कि कैपिटल नेचर की हो गई। और सर अगर ये कैपिटल नेचर की हो गई तो ये कहां पे आएगी सर? बैलेंस शीट में आएगी। कौन सी साइड पे सर? लाइबिलिटी साइड पे है सर। हम तो सोच रहे थे एसेट साइड पे आएगी, आप कह रहे हो लाइबिलिटी साइड पे आएगी। हाँ मैं समझाता हूं कैसे। मैंने अभी आपसे सिर्फ डोनेशन ली है, जाकर के मशीनरी परचेज नहीं की है। अगर परचेज कर लेता तो वो मेरा एसेट बन जाता। ठीक है जी। लेकिन अभी आपसे पैसे लिए हैं, सिर पे ऑब्लिगेशन है कि इस पैसे से मैं क्या करूंगा? मशीन खरीदूंगा। ऑब्लिगेशन है ना अभी सिर पे, तो इसलिए ये लाइबिलिटी साइड पे आएगी, ये जो स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, अब इसको लिख देता हूं मैं आगे, लाइक डोनेशन फॉर बिल्डिंग। ठीक है सर। जनरल डोनेशन क्या होती है? जिसका कोई काम नहीं होता, मतलब काम तो होता है, जिससे कहने का मतलब जिसके लिए कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, यानी कि उसको हम कहीं भी खर्च कर सकते हैं। आप उससे कोई दवाइयां मंगा सकते हैं, आप उससे कोई बैंडेज मंगा सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई सर्जिकल इक्विपमेंट्स मंगा सकते हैं,
कुछ भी कर सकते हैं, तो जनरल है उसका पर्पस। तो ये क्या होती है सर, रेवेन्यू नेचर की होती है। ये क्या होती है सर, रेवेन्यू नेचर की होती है। और अगर ये रेवेन्यू नेचर की होती है तो ये कहां जाती है सर, ये जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कौन सी साइड पे सर, इनकम साइड। ठीक है जी। अच्छा जी, बताओ कुछ पूछना है इसमें किसी को, या चले आगे? एक होता है सर हमारे पास में लीगेसी। लीगेसी क्या होता है सर? लीगेसी का पहले मतलब लिखो जी, विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। मतलब कि मृत व्यक्ति की विरासत। ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया मैंने, मृत व्यक्ति जो मर चुका है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास में जब तक हम जिंदा हैं हमारे पास में हमारी प्रॉपर्टी है, और आगे इसकी टेक केयर करने वाला कोई नहीं, केयर टेक करने वाला कोई नहीं। ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे, इसको किसको दे देंगे, इसको अपने अच्छे काम में लगाएंगे और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे देंगे। सपोज एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के पास में अपना एक मकान है, बहुत बड़ा सा मकान, और उनका आगे पीछे कोई नहीं, और वो मरने वाले हैं। तो मरने से पहले उन्होंने क्या किया, अपनी बिल्डिंग को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया कि आप इसके अंदर क्या करना, हॉस्पिटल बना लेना, या फिर बच्चों का कोई स्कूल बना लेना, या कुछ भी अच्छा काम करना। तो ये लीगेसी है। ठीक है, ये लीगेसी कौन से नेचर की होती है सर, ये कैपिटलाइज नेचर की होती है। और अगर कैपिटल नेचर की होगी तो कहां जाएगी सर, सर जाएगी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे जाएगी सर, लाइबिलिटी साइड पे जाएगी। क्यों सर लाइबिलिटी साइड पे जाएगी, क्योंकि अभी लीगेसी ली है, इसका यूटिलाइजेशन होना बाकी है। तो लीगेसी क्या है, अभी मेरे सिर पे ऑब्लिगेशन है, मैंने ले तो लिया है लेकिन सोसाइटी को देना है, अपने लिए नहीं लिया। इसलिए ये क्या है हमारे पास में, लाइबिलिटी। आगे है हमारे पास में ग्रांट्स। अब ग्रांट्स क्या होते हैं, ग्रांट्स सर दो तरीके के होते हैं। ग्रांट्स दो तरीके के होते हैं, एक तो ना गवर्नमेंट देती है, यानी कि मैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा था, मान लो एक हॉस्पिटल चला रहा था, कोरोना के अंदर मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था, तो दिल्ली गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को मेरा काम बहुत अच्छा लगा, उन्होंने क्या किया, मुझे 10 लाख रुपए उठा के दे दिए, 10 करोड़ दे दिए कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आप इस काम को आगे चालू रखो। तो ग्रांट्स कहां से मिलते हैं सर, गवर्नमेंट से मिलते हैं। और सिर्फ गवर्नमेंट से मिलते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे पे रतन टाटा जी की नजर पड़ी, ठीक है जी, उन्होंने भी मुझे कुछ ग्रांट्स दे दिए अपनी कंपनी की तरफ से, अपनी कंपनी की तरफ से कुछ ग्रांट्स दे दिए कि लो सर 20 लाख आप मेरी तरफ से भी ले लो। तो सर ये जो ग्रांट्स होते हैं ये कहां से मिलते हैं, फ्रॉम गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट कोई भी हो सकती है, और कहीं और से भी मिल सकते हैं। अच्छा ये क्या होते हैं सर, ये भी कैपिटल नेचर के होते हैं, रेगुलर बेसिस पे थोड़ी ना मिलते रहते हैं हमारे।
कि रोज कहीं ना कहीं से ग्रांट्स आ रहे हैं, हर महीने कोई ना कोई ग्रांट्स दे रहा है। ग्रांट्स अलग चीज होती है सर, डोनेशन अलग चीज होती है। तो कैपिटल नेचर के होते हैं तो कहां आ जाएंगे सर, बैलेंस शीट में आ जाएंगे, लाइबिलिटी साइड पे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।